दोस्तों, आप सभी का हीलिंग टच में स्वागत है। आज हम लोग कई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है और आपके एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना बेसिक से आपको लेकर के चलनी चाहिए। कोई भी आप टॉपिक पढ़ें, ठीक है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं जो बेसिक टॉपिक है, ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर बेसिक टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसको करेंट से ज़रूर जोड़ें। अगर करेंट से जोड़ने वाला है या उसमें कुछ अपलिफ्टमेंट होता है, कुछ डेवलपमेंट होता है, तो उसको करेंट से ज़रूर जोड़ना है। तो बेसिक या फंडामेंटल, इसको कहते हैं फंडामेंटल, कोई भी आप जो है ना चीज़ पढ़ें, उन दोनों को या बेसिक चीज़ को आप करंट से जोड़ें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है यूपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट हैं उनको उनकी तैयारी शुरू करने का या फिर आगे डेवलप करने का। तो न्यूज़पेपर रेगुलर देखते रहना है, मैगजीन्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में जाना है। कोई भी स्टोरी अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में जाइए, बेसिक चीज़ों को देखिए और उसके बाद वो करेंट में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको भी देखना है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस आज करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बिना देर किए हम लोग आइए उन टॉपिक्स पे चलते हैं। पहला जो टॉपिक है वो जेजेबी एक्ट के बारे में है। जेजेबी एक्ट आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो सुन लीजिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस, ये एक एक्ट बना था किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के बारे में है। और इसमें गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन किया था, इसलिए हाल में चर्चा में रहा है और कुछ राज्यों ने इसका अपोज भी किया है। तो अभी हम लोग देखें कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की, हम जिस बोर्ड की बात कर रहे हैं वो एक कोर्ट हो गया जिसको जेजेबी, बच्चों से संबंधित, सिंपल समझिए, बच्चों से संबंधित, जुवेनाइल से संबंधित जो कोर्ट है उसको क्या कहते हैं, जेजेबी कहते हैं, यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। उसको हिंदी में किशोर न्याय बोर्ड भी कहते हैं, किशोर न्याय बोर्ड भी कहते हैं। तो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 अर्थात जेजे एक्ट के द्वारा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए, पहले जो अधिनियम था वो 2000 में आया था, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000, और 2015 से उसे प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जेजे एक्ट का उद्देश्य क्या है, विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देख रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामलों का व्यापक रूप से समाधान करना। अब आप देखिए, विधि का उल्लंघन करने वाले, विधि का, या इनको हम कहते हैं विधि विरुद्ध किशोर भी कहते हैं, जो लॉ को ब्रेक करते हैं या लॉ के अगेंस्ट जो काम करते हैं उनको विधि विरुद्ध किशोर भी कहते हैं, ठीक है। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड, विधि विरोध, तो वही कह रहा है विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों की देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामलों का व्यापक रूप से समाधान करना। इसका उद्देश्य है किसका, जेजे एक्ट का। जेजे एक्ट का
ये है। और किसके माध्यम से किया जाता है, तो आप ध्यान रखें जेजेबी के माध्यम से किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड। तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड, अभी हमने जेजेबी जिसको कहा वही किशोर न्याय बोर्ड है, और बाल कल्याण समितियां स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में जेजेबी एक होना चाहिए, और बाल कल्याण समितियों यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC को स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इन संस्थाओं में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए, ये खास बात है। कम से कम एक जो है ना महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इसके अलावा इसके तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ये एक प्राधिकरण है, एक ऑथोरिटी है जिसको कारा कहते हैं, कारा, CARA, कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। तो कारा को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है, जिससे यह प्राधिकरण अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होगा। यानी कारा की सहायता से जेजेबी जो है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, या फिर CWC है, वो कारा से कारा का कह सकते हैं कि सहयोग से और कारा की देख रेख में ये दोनों जो यूनिट हैं, दोनों जो एजेंसी हैं, जैसे जेजेबी है या CWC है, वो प्रभावी ढंग से काम करेंगे। यानी कारा उन पे क्या करेगा, उनका देख रेख करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट अधिनियम है। जब भी चाइल्ड के बारे में कोई भी प्रश्न आता है, ठीक है, जुवेनाइल के बारे में कोई प्रश्न आता है, तो इसका जिक्र किया जा सकता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये भी हाल में चर्चा में रहा, या पहले तो बहुत लोग पढ़े भी होंगे। JCPOA क्या है, पढ़ा है ना, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यानी ये परमाणु समझौता है, एक 2015 में का परमाणु समझौता है, या इसको कहते हैं संयुक्त व्यापक कार्य योजना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। JCPOA को पुनर्जीवित करने पर अमेरिका के साथ ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता जल्द ही फिर से शुरू होगी, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के समय में ये JCPOA को ख़त्म कर दिया गया था, इस वार्ता को ख़त्म कर दिया गया था, जो कि अभी पुनः शुरू होने की संभावना है। इस पे बातचीत चल रही। इसी वर्ष मार्च में यूरोपीय संघ, जो वार्ता का समन्वय कर रहा है, द्वारा ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद समझौते को अंतिम रूप देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। तब यह परमाणु समझौता पुनर्जीवित होने के करीब दिखाई दिया था। यानी कहीं न कहीं ये समझौता जो है, परमाणु समझौता है, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास चल रहा है। इतना ध्यान रखें, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, उसने एबॉर्शन को पलट दिया है, पहले जो फैसला हुआ था उसको उलट दिया है। तो अभी हम लोग भारत की बात करें तो भारत में गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, यह सुनिश्चित करता है कि गर्भवती माताएं अपने घरों में नए जीवन का स्वागत करने के लिए आत्मनिर्णय का प्रयोग करें, यानी वो आत्मनिर्णय ले सकती है। इस एक्ट के तहत कौन सा एक्ट है? गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। यानी गर्भवती माताएं हैं अपने घरों में नए जीवन का स्वागत करने के लिए आत्मनिर्णय का प्रयोग कर सकती है, ठीक है, या करें। तो कैसे? माँ का जीवन सुरक्षित करने हेतु, ठीक है, अगर मान लीजिए कि माता का जीवन असुरक्षित है तो सुरक्षित करने हेतु जोखिम, मानसिक पीड़ा, बलात्कार, अनाचार, गर्भ निरोधक की विफलता या भ्रूण की असामान्यताओं के निदान के आधार पर गर्भपात 24 गर्भावधि सप्ताह तक किया जा सकता है। अगर ये ऊपर के कारण हैं जिसमें मानसिक पीड़ा हो रही है, जोखिम हो रहा है, ठीक है, माँ का जीवन जोखिम में है, बलात्कार हुआ है, अनाचार हुआ है, गर्भ निरोधक विफलता है या भ्रूण की असामान्यताओं के आधार पे, निदान के आधार पर, यानी भ्रूण में कुछ असामान्य बातें हो गई है, उसके आधार पर गर्भपात 24 गर्भावधि सप्ताह तक किया जा सकता है। तो इतना आपको याद रखना है कि 24 सप्ताह तक के अंदर गर्भपात किया जा सकता है, अबॉर्शन कराया जा सकता है, ऊपर के जो भी टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं उसके आधार पे। यह जिन देशों में गर्भधारण के बाद से यहाँ तक कि यौन शोषण या अनाचार की परिस्थितियों की सबसे अधिक दर्दनाक स्थिति के बाद भी गर्भपात की अनुमति नहीं है, वहाँ एक उदार उपलब्धि है। यानी भारत में ऐसा किया गया है, कई जगह नहीं है लेकिन भारत में ये प्रावधान है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 बड़ा इम्पोर्टेंट इस साल रहेगा, तो इसके लिए आपको इसको याद कर लेना है। फिर कर्नाटक में एक कब्बन पार्क है, नाम सुना होगा, कर्नाटक में कब्बन पार्क है, वहाँ उसी के अंदर जवाहर बाल भवन, ठीक है, में राज्य का पहला यानी कर्नाटक का पहला विकलांग अनुकूल पार्क, यानी विकलांगों के अनुकूल पार्क, डिसेबल्ड फ्रेंडली पार्क का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, हाल ही में उद्घाटन किया गया है। कब्बन पार्क, कर्नाटक के कब्बन पार्क में स्थित जवाहरलाल बाल भवन में राज्य का यानी कर्नाटक का पहला डिसेबल फ्रेंडली पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है? कछुए के आकार में निर्मित पार्क में शारीरिक, मानसिक, चिकित्सकीय और स्पर्श और अनुभव गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए विभिन्न क्षेत्र हैं। पार्क में व्हील चेयर पर बैठे बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई रेत की मेज और एक विशेष झूला है। स्पर्शनीय रास्ते, टैक्टिकल पाथवे, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पार्क के चारों ओर अपना रास्ता बनाना आसान बनाते हैं। गिरने से लगने वाली चोटों को कम करने के लिए खेलने की सभी सतहें एक सिंथेटिक, गैर विषैले और स्कीड प्रूफ रबर से बनाई गई है, जिसे एथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर कहा जाता है। यानी इसमें जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए जो है ना पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आइए BIS के बारे में देखें। इसमें UPSC में पहले प्रीलिम्स और मेंस में भी पूछा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में, BIS के बारे में हम क्या जानते हैं? BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई है। यानी 2016, बहुत लोग सोच रहे हैं बहुत पुराना नहीं है। तो BIS जो है ना राष्ट्रीय मानक इकाई है, जिसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई है। BIS की स्थापना वस्तुओं के मानकीकरण, मुहरांकन, गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों के सुमेलित विकास तथा उससे जुड़े या उससे प्रसंगवश जुड़े मामलों के लिए किया गया है BIS। इसके अलावा BIS मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष एवं
वास्तविक रूप से कई तरह से लाभ पहुंचा रहा है। कैसे? यह सुरक्षित, विश्वसनीय गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करता है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य जोखिम को न्यून करता है, निर्यात एवं आयात विकल्पों को प्रोत्साहित करता है। यानी BIS मानकीकरण को जो है ना, यानी मानक ब्यूरो है तो मानकीकरण को, उत्पादों के मानकीकरण को, गुणवत्ता को, ये आपको एक मॉनिटर करता है भारतीय मानक ब्यूरो। हर्मिट अभी चर्चा में रहा है। हर्मिट क्या है? हर्मिट एक नया स्पाईवेयर है जिसमें एंड्रॉयड और iOS दोनों उपकरणों को प्रभावित करने की क्षमता है। एंड्रॉयड मोबाइल को भी प्रभावित करेगा, iOS को भी प्रभावित करता है। हर्मिट नया स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं, डिवाइस और उपयोगकर्ता से डेटा एकत्र कर लेते हैं और इसे उनकी सहमति के बिना तीसरे पक्ष को भेज देते हैं। यानी डाटा चुराने वाले होते हैं। क्लियर कहिए, स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी अनुमति के बिना डाटा चुरा लेते हैं, और हर्मिट भी एक तरह का उसी तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सन स्पॉट अभी देखा गया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे सन स्पॉट देखा गया है। ठीक है, और ये बड़ा हुआ है अभी। सन स्पॉट क्या होता है? काला धब्बा होता है आपके सन पे। पृथ्वी के सामने सीधा उन्मुख एक विशाल सन स्पॉट जो पृथ्वी के आकार का दोगुना हो गया है और इसकी चौड़ाई केवल 24 घंटों में दोगुना हो गई है। एक सन स्पॉट को अभी देखा गया है। सन स्पॉट होते क्या हैं? सन स्पॉट सूर्य की सतह पर काले दिखाई देने वाले धब्बे नुमा क्षेत्र होते हैं। ये क्षेत्र सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ठंडे होते हैं। सन स्पॉट कई बार न्यूज़ वगैरह में भी आप सुनते रहे हैं। ठीक है, तो सन स्पॉट उदयपुर में एक विलेज है जिसको वर्ल्ड विलेज कहा गया। वर्ल्ड विलेज को वेटलैंड का दर्जा मिलने वाला है, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। समुदाय द्वारा संचालित संरक्षण प्रयासों के बाद पक्षी गांव यानी बर्ड विलेज के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर जिले के मेनार गांव का नाम है। उस गांव का नाम है मेनार, जिसको बर्ड विलेज कहा गया है, यानी बर्ड विलेज का मान्यता मिला है। मेनार को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय है। ये मेवाड़ क्षेत्र में है। अब मेवाड़ क्षेत्र के इस ग्रामीण क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा मिलने का मार्ग उसके बाद प्रशस्त हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त 2 वेटलैंड है। राजस्थान में 2 रामसर स्थल हैं और उनका नाम है आपका भरतपुर जिले में केवलादेव और जयपुर में सांबर साल्ट लेक है। सांबर साल्ट लेक 2 रामसर स्थल है। एक तो केवलादेव घाना पक्षी विहार जिसको कहते हैं, और सांबर साल्ट लेक, ये दोनों। टेक्सटाइल पार्क आपने तिरुपुर का नाम सुना ही होगा। केरल का जो है ना तिरुपुर, और तिरुपुर काफ़ी पहले से ही चर्चा में रहा है। और ये टेक्सटाइल पार्क केंद्र सरकार द्वारा इसका काफ़ी जो है ना प्रचार प्रसार भी किया गया है, और इसमें जॉब क्रिएट भी किया गया है, यानी नौकरियों के सृजन की क्षमता भी है, और कपड़ा निर्यात में भी ये सहयोग करता है। और तिरुपुर की तर्ज पे देश भर में 75 टेक्सटाइल हब बनाए जाने की योजना चल रही है। तो टेक्सटाइल से संबंधित या फिर जो है ना आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें इसको देना बहुत ज़रूरी है, और ये एक इम्पोर्टेंट कंटेंट आपका है। क्लियर? तिरुपुर जैसे 2021-22 में तिरुपुर का परिधान निर्यात 30,000 करोड़ रुपया था।
परिधान यानी वस्त्र जो निर्यात था वो कितना था, 30,000 करोड़ रुपया। तिरुपुर में कपड़ा उद्योग ने 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 4 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया। तो अब आप देखिए, इसी तरह से 75 टेक्सटाइल हब बनाए जाएंगे तो उससे काफ़ी रोजगार सृजन होगा। भारत की स्थिति की बात करें तो देश में कपड़ा मूल्य श्रृंखला में लगभग 4 करोड़ लोग कार्यरत हैं। कपड़ा इंडस्ट्री की बात करें, अध्ययन के अनुसार कृषि के बाद कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कृषि पहला, दूसरे नंबर पे कपड़ा या वस्त्र हो गया। और अगर भारत परिधान, घरेलू और तकनीकी उत्पादों का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। कपड़े की बात करें, परिधान वस्त्र की बात करें तो ये दुनिया का 5th यानी 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पीएम मित्र भी इसी में आ जाता है। सरकार 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पीएम मित्रा पार्क स्थापित करेगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी टेक्सटाइल के डेवलपमेंट से रिलेटेड या इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो वहाँ पे पीएम मित्रा का उल्लेख करना फ़ायदेमंद रहेगा। तो सरकार 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जिसको पीएम मित्रा पार्क स्थापित करेगी। मित्रा पार्क का उद्देश्य है कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल आप पॉलिटी में पढ़ते रहे हैं, अंतर्राज्यीय परिषद, उसको लेकर के इधर हाल ही में कुछ विवाद हुआ है या फिर जो है ना कुछ सुझाव आए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने के लिए हर साल अंतर्राज्यीय परिषद यानी आपको इंटर स्टेट काउंसिल की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, यानी हर साल कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। अन्य सुझाव में महत्वपूर्ण विधेयकों पर अंतर्राज्यीय परिषद में पहले चर्चा की जानी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले परिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए। इससे साझा हित के मुद्दों पर राज्यों और केंद्र के बीच प्रभावी और संवादात्मक संचार हो सकेगा। सरकारी आयोग की भी सिफारिश में इसके संबंध में थी। तो सरकारी आयोग की क्या सिफारिश रही उस पर देखिए। सरकारी आयोग की सिफारिश 1988 में सरकारी आयोग ने सुझाव दिया था कि परिषद को एक अस्थायी निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिए और 1990 में यह एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसका गठन किया गया था। यानी आपको इंटर स्टेट काउंसिल का गठन 1990 में किया गया था सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर। अंतर्राज्यीय परिषद के प्रभावी कामकाज से न्यायिक हस्तक्षेप कम होगा। इसमें यह भी एक सुझाव दिया गया कि अगर आईएससी अच्छे से काम करता है तो जो मामले सामान्यतः कार्यकारी शाखाओं के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से तय किए जा सकते हैं उनको अक्सर न्यायिक शाखा के दरवाजे तक ले जाया जाता है। यानी जो न्यायिक हस्तक्षेप भी, जो जुडिशियल इंटरफेरेंस होता है वो भी कम होगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। इससे संबंधित जुड़े जो मुद्दे हैं, पहला मुद्दा तो यही कि अनियमित बैठकें होती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की पिछले 6 वर्षों में केवल 1 बार बैठक हुई है। मतलब आप कहाँ पर मांग कर रहे हैं कि हर साल 3 बैठक हो, लेकिन पिछले 6 सालों में केवल 1 बार बैठक हुई है और जुलाई 2016 के बाद से कोई इसकी बैठक नहीं हुई है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। 1990 में अपने गठन के बाद अंतर्राज्यीय परिषद की केवल 11 ही बैठकें हुई हैं। हालांकि इसके प्रक्रिया नियमों में कहा गया है कि परिषद की
प्रति वर्ष कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय है। अंतर्राज्यीय परिषद की सलाहकार प्रकृति। अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें प्रकृति में गैर बाध्यकारी होती है, तो ये भी एक बाधा है, और इसलिए कभी कभी सरकार और राज्यों द्वारा इनकी अनदेखी की जाती है। तो इसने जो सिफारिश दिया तो वो जो है ना गैर बाध्यकारी है, ये लागू करना अनिवार्य नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम है। विशेषज्ञता की भी कमी है। आप विशेषज्ञता की बात करें तो तकनीकी और प्रबंधन प्रशासनिक विशेषज्ञों का अभाव है। सिविल सोसाइटी एनजीओ से कोई जुड़ाव नहीं होता। अस्थायी निकाय, राष्ट्रपति को यदि उन्हें लगता है कि सार्वजनिक हितों की सेवा की जाएगी तो वह इसे किसी भी समय गठित कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इसके स्ट्रेंथन स्ट्रांग करने की बात चल रही है। इससे संबंधित जुड़े मुद्दे यही हैं। और ये अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति होती है। अस्थायी समिति का गठन अंतर्राज्यीय परिषद के विचारार्थ मामलों के निरंतर परामर्श और प्रसंस्करण के लिए 1996 में स्थापित किया गया था। अस्थायी समिति का गठन, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं ये देख लो। अध्यक्ष हैं इसके केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। सदस्य के रूप में 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, और सदस्य के रूप में 9 मुख्यमंत्री को सदस्य बनाया गया, यानी सदस्य हैं। सचिवालय, अंतर्राज्यीय परिषद को एक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है। वर्ष 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी काम कर रहा है। कार्य क्या है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामलों को अंतर्राज्यीय परिषद में विचार के लिए उठाए जाने से पहले निरंतर परामर्श, कार्यान्वयन की निगरानी एवं संसाधित करना, इसका ये काम है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका इंटर स्टेट काउंसिल और पॉलिटी में अक्सर आता रहता है। जब भी आप बात करते हैं, पहले योजना आयोग एनडीसी, तो योजना आयोग तो अब नीति आयोग हो गया, एनडीसी और जो है ना इंटर स्टेट काउंसिल, तो इस पर प्रश्न आते रहते हैं। अभी एक खबर आई है कि नाटो ने अपना जो रैपिड रिएक्शन फोर्स है उसका जो है ना फैसला किया है कि रैपिड रिएक्शन फोर्स आरआरएफ को बढ़ा करके आपको 3 लाख करेगा, 3 लाख ट्रूप कर देगा। ठीक है। NATO will increase the strength of its rapid reaction force nearly 8-fold, लगभग 8 गुना करेगा, as part of its response to an era of strategic competition। अभी जो करेंटली इसमें मेंबर हैं आरआरएफ में कितने मेंबर हैं? अभी आरआरएफ में 40,000 मेंबर हैं, जो बढ़ करके 3 लाख हो जाएंगे। In NATO's new strategic concept, the alliance is also expected to address for the first time the security challenges posed by China। तो ये एक न्यूज़ था नाटो के आरआरएफ से रिलेटेड। अगला एक टॉपिक है साल्ट सेक्टर इन इंडिया। आप देख सकते हैं अभी चर्चा में रहा है। तो साल्ट के बारे में सेंट्रल कंट्रोल है अभी। Salt is under the union list of the 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में है, तो सेंट्रल का कंट्रोल है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट आफ्टर यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना के बाद इंडिया जो है ना विश्व में जो है ना 3रा स्थान रखता है नमक के उत्पादन में, साल्ट प्रोडक्शन में। साल्ट इज मेनली प्रोड्यूस्ड थ्रू सोलर इवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ सी वाटर का सोलर इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा साल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। नोडल एजेंसी कौन कौन सी हैं? साल्ट कमिश्नर्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड रिलेटेड टू साल्ट। मतलब कहने का अभी चर्चा में इसलिए रहा है कि इसमें जो वर्कर्स वगैरह लगे हैं उनके हितों की बात की गई है। और आपको पता ही है कि भारत में सबसे अधिक साल्ट जो है ना गुजरात में ही होता है, यानी साल्ट प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 है। तो ये एक न्यूज़ है, इसको देख लेना है।
श्रिंकफ्लेशन, इन्फ्लेशन तो जानते हैं, आपकी कीमत बढ़ जाने को इन्फ्लेशन कहते हैं। श्रिंकफ्लेशन क्या है, एक नया वर्ड है, इसको आप देखें। ड्यूरिंग February April data, analytics noted that the average पैक साइज ऑफ एफएमसीजी वो कंपनियां होती हैं जो घरेलू सामान का जो है ना प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, दाल चावल से लेकर के तेल साबुन। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इन इंडिया श्रैंक बाई नियरली 15% ईयर ऑन ईयर, यानी जो पैकेट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो घट रहे हैं, 15% घट रहे हैं पैक का जो साइज है। यानी कंपनियां इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या करती है, या तो दाम बढ़ाएगी, दाम बढ़ाने अगर नहीं बढ़ाती है तो क्या करे, क्वांटिटी कम कर देती है, पैकेट का साइज कम कर देती है। तो यही है श्रिंकफ्लेशन। तो श्रिंकफ्लेशन ये हुआ है, 15% ईयर ऑन ईयर होता रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है, कंसेप्ट है श्रिंकफ्लेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज, ठीक है, ऑफ ए प्रोडक्ट वाइल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम और स्लाइटली इंक्रीज, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस। तो ये श्रिंकफ्लेशन, इन्फ्लेशन की जगह श्रिंकफ्लेशन एक नया वर्ड है। अब आप देखें साइक मिशन क्या है। साइक मिशन आपने पहले भी सुना होगा, साइक मिशन चर्चा में रहा है। नासा ने डिले किया है साइक मिशन, ठीक, को डिले किया है। पार्ट ऑफ नासा डिस्कवरी जो प्रोग्राम है नासा का, उसका एक पार्ट है ये। तो साइक मिशन को अभी डिले किया है। एक एस्टेरॉयड है ये, ठीक है, एस्टेरॉयड है, और उस मिशन को अभी डिले किया गया है। सॉफ्टवेयर डिलीवरी के देरी होने के कारण ऐसा किया गया। व्हाट इज साइक, साइक है क्या, साइक देखिए, साइक इज एन एस्टेरॉयड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच एक क्या है, ये आपको धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं इसको, क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है। व्हाट मेक्स इट यूनिक इज दैट appears to be exposed nickel iron core of an early planet, one of the building blocks of our solar system। यानी यहाँ पे साइक मिशन नासा द्वारा भेजा जाना था, जिसको अभी डिले किया गया है। अगला टॉपिक देखिए, एज पर फाओ रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर का, यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है, उसको हम देखेंगे। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, फूड क्राइसिस पे फाओ का रिपोर्ट क्या कहता है। अराउंड 193 मिलियन पीपल इन 53 कंट्रीज, यानी 193 मिलियन लोग जो हैं 53 कंट्री के, वो क्या है, काफ़ी जो है ना फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इज एट रिकॉर्ड हाई, काफ़ी मतलब इन 50 कंट्री के 193 मिलियन पीपल हैं, वो खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं भयंकर तरीके से। हंगर हॉट स्पॉट की बात कही गई है इसमें, हंगर है हॉट स्पॉट, यानी ऐसा हॉट स्पॉट है, ऐसा केंद्र है जहाँ पे भूखमरी है। कहाँ कहाँ पर है, इथियोपिया, नाइजीरिया, साउथ सूडान, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, यमन हंगर हॉट स्पॉट है, ठीक है। और टोटल 7,50,000 पीपल आर already facing starvation and death in Ethiopia, यमन, साउथ सूडान, सोमालिया एंड अफ़गानिस्तान। एक रिपोर्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट, हंगर से रिलेटेड या आपको जो है ना पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप दे सकते हैं। इसी का अगला पार्ट देखें, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हैती, द साहेल रीजन, Sudan and Syria remain countries of very high concern where conditions are critical and deteriorating, यानी यहाँ पे भी भूखमरी की समस्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए 13.6 मिलियन चिल्ड्रेन, पूरे वर्ल्ड में 13.6 मिलियन चिल्ड्रेन जो हैं, जो 5 साल से कम
के हैं, वो भी सीवियर एक्यूट माल का सामना कर रहे हैं। यानी 13.6 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ के अनुसार ये है इतना। ठीक, तो ये डाटा याद कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें 2021, तो इंडिया का रैंक है आपको 101 है, रैंक 101 among 116 countries. The level of hunger in India was serious. ये सीरियस नहीं, इतना बड़ा कंट्री और इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी ये स्थिति है। आगे देखिए, इंडिया एंड फूड इनसिक्योरिटी। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ ग्रेन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा स्टॉक है यहाँ पे 120 मिलियन टन। इसके बावजूद भी ये स्थिति है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कारण क्या है। एक तो कन्फ्लिक्ट, मारपीट जो होता रहता है, कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट से डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरे जगह पे लोग जाते हैं, उसकी वजह से आपको हंगर बढ़ता है। ठीक है, और जैसे ये देखिए, इन साहेल एलोन, साहेल जो क्षेत्र है आपको, सहारा का जो है ना सदर्न पार्ट है वो साहेल क्षेत्र है। साहेल एलोन क्लोज टू 2.8 मिलियन पीपल हैव बीन इंटरनली डिस्प्लेस्ड। वहाँ पे भी ये डिस्प्लेसमेंट का समस्या है साहेल क्षेत्र में। अदर रीजन में जैसे वार हो गया, यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार है, या कोविड-19 है, तो इसके कारण भी जो है ना आपको हंगर बढ़ा। अम्बुबाची मेला जो कामाख्या मंदिर में ये मेला लगता है, ठीक है, एनुअल हिंदू मेला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल में एनुअल हिंदू मेला लगता है, जिसको अम्बुबाची मेला कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL लॉन्च किया है अभी। GSAT-24 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, GSAT-24 इज ए कू बैंड 24 कू बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसका वेट कितना है, 4180 kg विथ पैन इंडिया कवरेज फॉर मीटिंग DTH एप्लीकेशन नीड्स। DTH एप्लीकेशन नीड्स के लिए है ये। GSAT-24 KU बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट था। NSIL के बारे में आप जानते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या है, CPSC है, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, और कमर्शियल आर्म यानी ब्रांच है एक इसरो का। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक्स मैगजीन है, उसने क्या कहा है कि न्यू दिल्ली हैज़ बीन रैंक्ड 112th वाइल मुंबई इज रैंक्ड 117th पोजीशन। यानी रहने लायक जो शहर है उसमें न्यू दिल्ली का स्थान 112 है और मुंबई 117 है। वियना नंबर 1 पे है। ऑस्ट्रियन कैपिटल वियना नंबर 1 पोजीशन पे है। तो ये आज का कुछ टॉपिक था जिस पे हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा और फ्रूटफुल तो रहेगा ही रहेगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे चाहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और रेगुलर जो है ना वॉच करते रहिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।